नमस्ते भारत। मैं हूं राम प्रकाश गौतम और आज जैसा कि मैं आपसे बात किया था कि GSTR 9 जो जीएसटी का एनुअल रिटर्न है उसको फाइल करने में जो नया नया चेंज हुआ है उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बदला है। आपके पास अब टाइम बहुत कम दिन है। आपके यानी कि 31 दिसंबर 2022 लास्ट डेट है और मुझे नहीं लगता है कि आपका डेट इस बार एक्सटेंड करेगा। अगर प्रीवियस एक्सपीरियंस लीजिए इस साल का तो कहीं भी डेट एक्सटेंशन इनकम टैक्स वगैरह से भी आप देखे होंगे निराशा ही हाथ लगी है और ये जरूरी भी है। तो जिस GSTR 9 की हम लोग बात करेंगे वो क्या है, क्यों भरा जाता है, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं क्योंकि जो नए लोग होंगे उनके लिए जरूरी है। और उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि इस बार जो 21-22 का GSTR 9 हम एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसमें क्या क्या चेंजेज हुआ है, क्या नया चीज आया है उसमें, ये हम डिस्कस करेंगे। अब मैं दो वर्ड बोल रहा था आपके पास, अगर आपने ध्यान सही से दिया होगा तो एक GSTR 9 में बोल रहा था और एक में बोल रहा था एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न जो भरा जाता है उसी फॉर्म का नाम है GSTR 9। क्लियर। अब एनुअल रिटर्न क्या होता है, यानी कि वार्षिक रिटर्न। कई बच्चों का मैं इंटरव्यू में जब पूछता हूं तो वहां पे ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं। GSTR 1 GSTR 3 भी अलग चीज है, ये GSTR 9 जो है ये एनुअल रिटर्न होता है, साल में एक बार भरा जाता है। और ये एक तरह से आपके पास मौका मिलता है, ये एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है कि अगर आपने एक साल में कोई भी गलती किया है R1 में या 3B में तो उसे अभी सुधार लीजिए। क्लियर है आप। इसीलिए GSTR 9 आता है। CGST रूल 2017 का रूल नंबर 80 ये प्रोविजन देता है कि जो फाइनेंशियल ईयर आपका चल रहा है उस साल में प्रीवियस ईयर का आप GSTR 9 फाइल कर लीजिए 31 दिसंबर 2022 तक, यानी 31 दिसंबर तक। अब एक एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, 22-23 चल रहा है, 22-23। और तो इसका प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया, इसका प्रीवियस फाइनेंशियल आपका हो गया 2021-2022। तो 2021-2022 का जो रिटर्न है वो इस फाइनेंशियल के 31 दिसंबर तक आप फाइल कर सकते हो। तो 31 दिसंबर 2022 आपका फाइनेंशियल ईयर 21-22 का लास्ट डेट है एनुअल रिटर्न फाइल करने का। ये प्रोविजन आपको CGST रूल 2017 का रूल नंबर 80 कहता है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद GSTR 9 वो लोग भर सकते हैं एनुअल रिटर्न जो रजिस्टर्ड हैं और रेगुलर टैक्स पेयर हैं, SEZ यूनिट से हैं या SEZ डेवलपर्स से हैं। इन लोगों को GSTR 9 फाइल करना है। अब आपके पास एक सवाल और उठेगा कि सर क्या GSTR 9 फाइल करना कंपलसरी है क्या, नहीं है हम फाइल करेंगे तो क्या हो जाएगा, कौन सा हमारे घर में आके उठा लेंगे। बिहार के जो बच्चा होगा ना वो यही कहेगा, देख लेंगे कौन आएगा उठाने के लिए, नहीं है फाइल करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, मेरे घर में पहले बिजली नहीं थी। तो मतलब बिजली नहीं थी, एक्चुअली बिजली नहीं थी कि मिडिल क्लास के आदमी थे तो कौन उतना मतलब किराया देता है, उसका वो बिजली वाला भी बिल देता है ना। और चोरी करके आदत नहीं थी क्योंकि फैमिली में उससे दबंग परिवार से भी नहीं थे। तो हम देखते थे कि लोग क्या करते थे, 10-10 साल तक बिजली बिल भरते नहीं थे, जमा नहीं करते थे, 50-50 हजार रुपये हो जाता था। फिर बिहार सरकार क्या करती थी कि 10 साल 15 साल में ने एक बार कैंप चलाती थी कि भैया ऐसा है कि जिनका 50 हजार है ना, आप अगर इतना तारीख से इतना तारीख के बीच आओगे, जैसे GST में नहीं दिया था कि R1 और 3B भरने का अभी आया था 5-10 दिन पहले कि आपको इतना पीरियड तक भरे हो तब आपको पेनल्टी कम कर दिया गया, माफ कर दिया गया। GST में होता था ना, हुआ होता था क्या, हुआ है। तो वही चीज होता था बिहार में भी कि आप
मतलब 1 तारीख से 10 तारीख के बीच अगर आ जाते हो और आपका 50,000 रुपया ड्यूज है और आप 10,000 दे देते हो तो आपका माफ हो जाएगा। तो लोग इंतजार में रहते थे, तो इसीलिए लोग भरते भी नहीं थे कि भाई कोई बात नहीं। अब मारे जाते थे कौन? जो लोग टाइम पे पंक्चुअलिटी दिखाते थे। हिंदुस्तान में रहना है तो पंक्चुअलिटी दिखाना थोड़े ना है, हल्ला करना है पंक्चुअलिटी करने का, लेकिन दिखाना है खाली, पंक्चुअल होना नहीं है। क्योंकि होने पे लॉस हो रहा है, करेंट टाइम में भी और प्रीवियस भी होता था। तो वो चीज यहाँ पे भी अप्लीकेबल हो जाता है कि जीएसटी एनुअल रिटर्न जो है ये एग्जेम्पशन भी दिया गया। अब वो एग्जेम्पशन किनके लिए दिया गया कि यहाँ पे कहा गया कि कंपलसरी रखें या ना रखें। तो इस पे कंपलसरी की बात पे कहा गया कि जिन लोगों की टर्नओवर 2 करोड़ तक है वो ऑप्शनल उसको कर दिया, कहा कि भैया मर्जी है तो भरो, नहीं है तो नहीं भरो। और फिर उसी तरह जीएसटीआर 9C में भी 5 करोड़ का दिया। लेकिन एक नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन नंबर 31/2021 सेंट्रल टैक्स का 30 जुलाई 2021 को, जिसमें सीबीआईसी ने एग्जेम्प्ट कर दिया उन सभी रजिस्टर्ड पर्सन्स को भी जिनका टर्नओवर 2 करोड़ रुपया से कम है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज कहता हूं, ये तो कंपलसरी है कि नहीं है जीएसटी एनुअल रिटर्न भरना, ये बात थी। लेकिन अगर आपके जीएसटीआर 1 या 3B में या मतलब आईटीसी लेने देने में, टैक्स भरने में या कोई बिल छूट गया, ऐसे किसी भी तरह की आपके साथ इशू है, तो आपका 2 करोड़ से कम भी टर्नओवर है तो जीएसटीआर 9 आपको फाइल करना पड़ेगा। जीएसटीआर 9 बैन नहीं कर दिया कि 2 करोड़ से ज्यादा वाला ही भरेगा, कम वाला नहीं भरेगा, ऐसा नहीं है, ऑप्शनल कर दिया। तो अगर आपका लगता है, लेकिन मैं, मेरी सलाह अगर आप लेते हैं तो मैं कहूंगा कि जीएसटीआर 9 जरूर फाइल करिए। क्योंकि जीएसटीआर 9 फाइल करने से एक बार इसी बहाने आप अपने बुक का ऑडिट कर लीजिएगा, और बाय द वे जब आप ऑडिट करेंगे तो निश्चित कुछ ना कुछ गलतियां मिलती है जिसे आपको सही करने का मौका मिलेगा, ताकि असेसमेंट के टाइम पे आपको असेसिंग ऑफिसर को कोई दक्षिणा देने की जरूरत, प्रसाद देने की जरूरत, आरती लेंगे तो पूजा की थाली में, समझ रहे हैं ना, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपसे बात करता हूं कि क्या क्या इसमें चेंज हुआ है जीएसटीआर 9 में, जो एनुअल रिटर्न है। सबसे पहली बात अगर मैं करूं तो जीएसटीआर 9 का एक बार देखिए टेबल नंबर 4, ये टेबल नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है। ये बताता है डिटेल्स ऑफ एडवांसेस इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर in which टैक्स इज पेबल। ठीक, यहाँ पे जब आप जाते हो तो यहाँ पे जो रिविजन्स है, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, could not be displayed at the net figure in B2B and B2C। यहाँ पे आपको सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड, देखिए B2C, B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर और बिजनेस टू बिजनेस का यहाँ पे आ गया। ये अब कहाँ देखेगा? जो डेबिट नोट है या कोई रिवीजन आपने किया है और क्रेडिट नोट्स है, नाउ इट्स नॉट बी डिस्प्लेड इन B2B और B2C टेबल। अब ये कहां जा रहा है? तो ये आ गया है दोस्त इसी में H के बाद I से लेके L तक में। I में देखो क्रेडिट नोट इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन B2E। B से लेके E तक में अगर कोई क्रेडिट नोट आपने दिया, ये रहा सप्लाई में टू रजिस्टर्ड पर्सन, क्योंकि क्रेडिट नोट तो B2B को ही दिया जाएगा ना, B2C वाले केस में तो कस्टमर डायरेक्ट कैश पे हो गया। जीरो रेटेड और सप्लाई टू SEZ और डीम्ड एक्सपोर्ट, इसी में क्रेडिट नोट होने का चांस है। अब क्रेडिट नोट आपको टेबल नंबर 4 I में आएगा, ना कि आपको
B2B B2C में जो पिछले बार आता था जिस तरह से AB में ही माइनस होकर के ऐड होकर के, वो चीज अब आपको आने की जरूरत नहीं है, उसके लिए स्पेसिफाइड टेबल दे दिया गया। जे में देखो डेबिट नोट इशू टू रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड B2E, सप्लाई टैक्स डिक्लेयर्ड थ्रू अमेंडमेंट, अगर कोई आपने अमेंडमेंट किया है, कोई सप्लाई आपने, जैसे कई होता है ना, रेट का दिक्कत हो गया, हाँ, कुछ भी ऐसा चीज होता है, मतलब बिल काटना था किसी रेट पे, हमने काट दिया किसी रेट पे, तो वो सारा जो आप सप्लीमेंट्री वगैरह अमेंडमेंट वगैरह कोई सप्लाई में करते हो टैक्स में, तो वो आपको के नंबर में देना है। सप्लाई या टैक्स रिड्यूस करते हो अमेंडमेंट के थ्रू, यहाँ पे के में अगर बढ़ाते हो तो, और यहाँ पे घटाते हो तो एल में देना है, और आई से एल तक का जो टोटल होगा वो एम में आएगा। तो ये एक टेबल आपको नया देखने को इस बार जीएसटीआर 9 जब आप ओपन करेंगे तो मिलेगा। एक चीज बताता हूं, कई बच्चों का इंटरव्यू में पूछता हूँ जीएसटीआर 9 भरते हो? हाँ जी सर, गपागप एकदम सारा भर लेता हूं मैं। फिर क्या होता है कि अब जीएसटी में वैसा, अगर मैं लॉ की बात ना करूं तो लॉ सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लॉ को इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं आपको इस बात की कि जो क्लेरिकल चीज है, जैसे अगर आप कह रहे हो कि मैं जीएसटीआर 9 फाइल किया हूं, तो ये टेबल आपसे पूछा जाएगा दोस्त, अगर नहीं भरे हो तो इंटरव्यू में मत कहा करो कि भराओ। अब आपसे पूछ देगा कि क्या B2B में आपका क्रेडिट नोट का डिटेल आ जाएगा, अब आप कह दोगे हाँ, जो कि अब नहीं रहा। अब यहीं पे देखो के और एल जो आपका है, के क्या करा, सप्लाई टैक्स डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट, लेकिन डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट किस चीज में आपने बढ़ाया है, उस केस में अगर रिड्यूस किया है तो एल वाले कॉलम में आपका आ जाएगा। क्लियर जी, क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं, नया एक चीज और आया टेबल नंबर 5 में। टेबल नंबर 5 होता है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन व्हिच टैक्स इज नॉट पेबल, जिसपे टैक्स पेबल नहीं था। यहाँ पे आपको आता है जीरो रेटेड सप्लाई, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, सप्लाई टू एसएईजेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी कि इस पे वो चीज आ रहे हैं आपको एग्जेम्प्टेड और नील रेटेड। अब जो आएगा वो आपको कंसोलिडेटेड एग्जेम्प्टेड कॉलम में आना है। क्लियर? अब आप देखो यहाँ पे सारे के सारे अलग अलग हैं, सारे के सारे अलग अलग हैं, ध्यान से देखो, यहां से देखो, जीरो रेटेड सप्लाई, export without payment of tax, supply of SEZ without payment of tax, supplies on which tax is to be paid by the recipient on RCM basis, वो यहाँ आएगा। exempted अगर है तो D में आएगा, E में आपको नील रेटेड आएगा, और F में आएगा नॉन जीएसटी सप्लाई इंक्लूड्स नॉन सप्लाई। तो ये आपको एक नया टेबल F नंबर टेबल देखने को मिला होगा। तो ये जो है इसी फाइनेंशियल ईयर 21-22 से आपको देखने को मिला है। तो क्लियर, यहाँ पे भी आपको आई होप कि क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट में अगर बात करूं तो जो एक नया चीज आया है वो आपको फिर से आया है यहाँ पे टेबल नंबर 17 में। टेबल नंबर 17 क्या कहता है, HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। यहाँ पे आप जितना भी सप्लाई किए हो, जितना भी सेल किए हो, यहाँ देखो दो है, एक गुड्स और एक सर्विस का। अब यहाँ पे आपको टोटल जो डिटेल देना होगा वो आपको टेबल नंबर 17 में देना पड़ेगा HSN वाइज, यानी कि सेल का डेटा
HSN के साथ होना अनिवार्य है। ये आपको फाइनेंशियल ईयर 21-22 से मैंडेट कर दिया गया है। अब यहाँ पे GSTR1 का जो कंसोलिडेटेड डाटा होता है वो टेबल नंबर 17 में यूज हम कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर देखो HSN डिस्क्लोजर जो है वो आपको 6 डिजिट तक देना है अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपया से ज्यादा है तो, और 4 डिजिट में देना है अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपया से कम है तो। लेकिन किस केस में? सिर्फ और सिर्फ B2B वाले केस में। क्लियर? HSN जो ये आउटवर्ड 17 नंबर का देना है, अगर 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है तो कितने डिजिट का? 6 डिजिट का। क्लियर? और अगर 5 करोड़ से टर्नओवर कम है तो 4 डिजिट का। ठीक है, लेकिन उसमें भी यहाँ पे एक आपको लिए बेनिफिट दिया कि वो कहा कि भैया ऐसा कर, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें B2B वाले केस में देना, B2C वाले केस में नहीं देना। क्लियर होगा आप लोगों को? मैं आपको बता देता हूं, अभी जो क्वेश्चन ऑफ द डे दूंगा ना GSTR 9 से रिलेटेड दूंगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। अब एक डिस्क्लोजर आप और भी देखिए, वो हम चलते हैं कहाँ पे। अब आपको मैं लेके चलता हूँ जो नया चीज मुझे लग रहा है आपके लिए। वो देखिए 9 नंबर आप देख रहे हैं, 9, 10, 11, 12 एंड 13 करके है ना, है ना। अब GSTR1 में हम अभी आपको खोलेंगे 10, 11, ये है ना, यहाँ पे 10, 11, इसको ओपन करो। अब यहाँ समझना, जो तुम्हारा GSTR1 का टेबल नंबर 9A, 9B और 9C है, वो आपको डिस्क्लोज करना है टेबल नंबर 10 और 11 में, GSTR9 में। क्लियर? यहाँ पे आएगा सप्लाई टैक्स डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट्स नेट ऑफ डेबिट नोट। ठीक है, यहाँ पे आपने जो भी सप्लाई अमेंडमेंट के थ्रू यानी कि डेबिट नोट थ्रू यानी कि इंक्रीज करके किया है, वो यहाँ पे आपको दे। जैसे सपोज करो डेबिट नोट, देखो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट यहाँ पे समझ लेना, सेलर के पास ही GST में सारी राइट्स है। तो सेलर डेबिट नोट किस केस में इशू करता है? ध्यान से फटाफट सोच के बताना, कंफ्यूज मत होना, छोटी बात है। सेलर डेबिट नोट तब इशू करता है। डेबिट नोट का मतलब क्या होता है, समझ लो कंसेप्ट, यहाँ पर एक बार दोबारा समझा रहा हूँ। डेबिट नोट का मतलब होता है कि किसी के कीमत को अगर सेलर दे रहा है तो उसको बढ़ाने के काम में आता है, लेकिन अगर बायर किसी का डेबिट नोट दे रहा है तो वो किसी की वैल्यू को, जो परचेज किया है उसकी वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पे राइट सेलर के पास है GST में सारा कुछ। तो डेबिट नोट में आप देखो प्लस का निशान आ रहा है, प्लस का सिंबल क्यों आ रहा है? कि रेट को आप बढ़ा रहे हो। जैसे सपोज करो मैंने एक मोबाइल सेल किया और उस मोबाइल को मुझे सेल करना था 10,000 रुपए में, बट मैंने मिस्टर XYZ को बाय मिस्टेक 8,000 में सेल कर दिया। नाउ मुझे 10,000 का मोबाइल था और बाय मिस्टेक मैंने 8,000 में दे दिया और मुझे और 2,000 रुपीज लेना है, तो हम क्या करेंगे? पार्टी को, बायर को मैं डेबिट नोट दूंगा। जब डेबिट नोट दूंगा तभी वो पर्सन मेरा पेमेंट करेगा। तो ये क्लियर हो गया। ठीक उसी तरह 11 पॉइंट, जो 11 नंबर पॉइंट है, सप्लाई टैक्स रिड्यूस थ्रू अमेंडमेंट। सप्लाई या टैक्स किसी चेंज के अमेंडमेंट के थ्रू आपने कम किया है तो उसका डिटेल यहाँ पे देना है। तो क्या रिड्यूस्ड होता है? तो उसमें क्रेडिट नोट जाता है। क्रेडिट नोट का मतलब क्या? कि मैंने रेट ज्यादा लगा दिया। अब उसी एग्जांपल को मैं रिवर्स यहाँ कर रहा हूँ, ऊपर वाले 10 नंबर वाले टेबल का, कि मैंने किसी का रेट ज्यादा लगा दिया। 10,000 का जो मोबाइल मुझे सेल आउट करना था उसको मैंने 11,000 में कर दिया, लेकिन पार्टी से अपने को 10,000 रुपया ही लेना है, लेकिन मोबाइल मैंने 11 का भेजा। तो अब हम क्या करेंगे?
अब हम करेंगे कि 1000 रुपीज यहाँ पे क्रेडिट नोट देंगे, रिड्यूस कर रहे हैं। और जब 1000 रुपीज हम रिड्यूस करेंगे और सपोज करो उस मोबाइल का 18% जीएसटी लग रहा है, तो 18% टैक्स भी गवर्नमेंट का कम होगा ना, तो वो यहाँ मेंशन करना है। यहाँ पे 1000 दे दोगे और आईजीएसटी सीजीएसटी जो भी है एसजीएसटी वो यहाँ पे आपको दे देना है। तो ये आपके लिए भी यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये चीजें कुछ बदले हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्त आपसे, तो यहाँ पे एक बार मैं टेबल नंबर 7 की ओर चलता हूं। टेबल नंबर 7 के ओर जब आप चलोगे, ये है 7, जहां पे आपको आईटीसी के डिस्कस है। डिटेल्स ऑफ आईटीसी रिवर्स्ड एंड इनएलिजिबल आईटीसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर 21-22 की मैं अभी बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे वो आईटीसी का डिटेल आएगा जिसको आप रिवर्स करते हो या इनएलिजिबल लेते हो। अब यहाँ पे इसको ओपन कर लो। अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो क्या है, ऑल आईटीसी रिवर्सल जो है वो कंसोलिडेटेड आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आप जैसे यहाँ पे देखो, अदर रिवर्सल प्लीज स्पेसिफाई, एच में आ जाएगा। आई में टोटल आईसी रिवर्स सम ऑफ ए टू एच एबव। ये देखिए ध्यान से समझिएगा, इसको मैं बता रहा हूं आपको। बट ट्रांस रिवर्सल जो है आर टू बी डिस्प्लेड इन ए सेपरेट वे। जो ट्रांस 1 से और ट्रांस 1 से जो आपको रिवर्सल किया जा रहा है या ट्रांस 2 से जो रिवर्सल आपको किया जा रहा है, उसका यहाँ पे इन्होंने अगर एक नजर देखो तो सारा अलग कर दिया एफ और जी में जा करके। अदरवाइज देखो आपका एज पर रूल 37, 39, 42, 3, 17(5) का जो ब्लॉकिंग है, ये सारे के सारे यहाँ देखिए टोटल आईसी रिवर्स सम ऑफ ए टू एच एबव, ए से लेके एच तक का जितना है वो सारे के सारे आपको यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन आपने एक चीज देखा कि इसका जो ट्रांस 1 वाला है, इसका इन्होंने डिस्प्ले जो है वो थोड़ा सा अलग कर दिया है। क्लियर यहाँ पे है? अब आइए आप, हम एक बार अब आपको लेके चलते हैं कहां पे, नेक्स्ट पे, जहां की मुझे लग रहा है एक जगह आपको और चेंजेज होगा या हो सकता है। यहां पे देखो, ये जो टेबल 12 और 13 है, रिवर्सल ऑफ आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, और 13 आईटीसी अवेल्ड फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, इसका अभी तो चल रहा है लेकिन हो सकता है ये ना भी फाइल करना पड़े। चर्चाएं चल रही है तो इसका हो सकता है, लेकिन अभी ये एक्टिव है और अभी 5 दिन बचा है तो एक्टिव रहेगा भी मुझे जहां तक लगता है। लेकिन अगर नहीं भी रहता है तो मुझे एक आइडिया आया कि रिवर्सल ऑफ आईटीसी अवेल ड्यूरिंग प्रीवियस फाइनेंशियल, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई आईटीसी आपने ले लिया तो उसका जो रिवर्सल करना है वो 12 नंबर में करना है। आईटीसी अवेलेबल फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल का कोई आईटीसी बचा हुआ है आपको, तो आप जीएसटीआर 9 के टेबल नंबर 13 में ले सकते हो। अब उसके बाद जो यहाँ पे 3-4 टेबल और दिख रहे हैं तुम्हें, 17 की तो बात हमने कर ही लिया। अब 15, 16 और 18 करीब करीब सबका बात हमने किया। ये जो 3 टेबल आपको है, 17 तो आउटवार्ड का है, एचएसएन वाइज मांगा गया है, जो मैं आपको ब्रीफ कर चुका हूं ऑलरेडी डिटेल में। अब 15 है पर्टिकुलर्स ऑफ डिमांड एंड रिफंड। 16 कहता है, टेबल नंबर 16 जो है वो कहता है सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम कंपोजिशन
टैक्स पेयर्स डीम्ड सप्लाई by job worker and goods sent to on approval basis। और 18 में कहता है HSN वाइज समरी ऑफ इनवर्ड सप्लाईज। तो ये तीनों आपको जो है वो दिया गया है, ऑप्शनल आपके लिए है अभी भी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मर्जी है तो इसको कर लो, नहीं मर्जी है तो छोड़ सकते हो। तो हमें तो अपना, हम सब भाई एक ही हैं इंडियन, हमारी तो आदत है कि गवर्नमेंट जो मांग रहा है उसी को देना हमारे लिए बहुत टफ है। तो जहां ऑप्शनल दे दे वहां तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो ये अब तक का जो मैं आपको बताया, जो मेरे नॉलेज में कुछ चेंजेस थी वो सारी चेंजेस आपके सामने रखा। अगर आपको भी कुछ पता चलता है इसमें कोई चेंजेस है तो आप मुझे जरूर भेजिएगा, मुझे गाइड कर दीजिएगा, एडवाइस कर दीजिएगा, तो मैं आपके पास इम्प्रूव कर दूंगा, अगला वीडियो भी एक बना दूंगा। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि मैंने पहली लाइन में कहा कि रूल 80 कहता था कि किसको फाइल करना है, लेकिन आपको एक चीज याद रखना है, वो लोग फाइल, मतलब उन लोगों को जरूरत नहीं है फाइल करने की जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, या ई कॉमर्स ऑपरेटर है, या नॉन रेसिडेंट पर्सन है, या कंपोजिशन डीलर वाले हैं। इन चारों लोगों के लिए जीएसटी R9 फाइल करने की जरूरत, एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्त आपके पास टाइम बहुत कम है, तो थोड़ा सा मेहनत करके फटाफट करके 31 दिसंबर 2022 तक अपना जीएसटी R9 फाइल कर लीजिए। और इसी के साथ मैं इस वीडियो के यहाँ खत्म कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एक चीज स्पेशल ध्यान कहूंगा, कोविड के बारे में मुझे सुनने में आ रहा है कि अब फिर से फैल रही है ये बीमारी। तो थोड़ा सा अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही दर्दनाक बीमारी थी। कई लोगों को हमने देखा, मतलब बड़ा सिचुएशन खराब रहता है। तो खुद को थोड़ा सा इम्यूनिटी बढ़ाइए, एक्सरसाइज वगैरह करिए, फालतू का घर से बाहर मत निकलिए। जो भी आप अपने देख रेख कर सकते हैं, अपनी केयर कर सकते हैं, उसको जरूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।